अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब का मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। इस किताब के जिक्र से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 और 2020 में हम लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ी चीज़ आई थी जिसका नाम था कोविड। कोविड ने हमें बिल्कुल, आप यूँ समझ लीजिए, एक दूसरे से कट ऑफ कर दिया था, एलियनेट कर दिया था। एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों की मूवमेंट मुश्किल कर दी। और आपको याद होगा कि जिस तरह एक बंदे को कोविड डिटेक्ट होता था तो वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह जाता था। यहीं से अब कहानी स्टार्ट होगी मेटामॉर्फोसिस की, जो कि फ्रांज काफ्का ने लिखी है। ये ग्रेगर सेम्सा की कहानी है। ग्रेगर सेम्सा जो है, एक दिन जब उठते हैं बड़े स्ट्रेंज किस्म के ड्रीम्स देख के, तो वो महसूस करते हैं कि वो अपने जिस्म को मूव नहीं कर सकते। उनको महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी अजीबो-गरीब सी हो गई है। एक स्ट्रॉन्ग सा हंच जो है उनकी बैक पे नमूदार हो गया है और बड़ी स्ट्रेंज सी टांगें हैं उनकी जिसको वो मूव नहीं कर सकते। बहरहाल ग्रेगर सेम्सा को महसूस होता है कि वो एक बहुत बड़े बग में चेंज हो चुके हैं। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि किताब कैसे शुरू होती है। As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams, he found himself transformed in his bed into a gigantic insect. Back, and when he lifted his head a little, he could see his dome-like brown belly divided into stiff, arched segments on top of which the bed quilt could hardly keep in position and was about to slide off completely. ये इसका पहला चैप्टर है फ्रांज काफ्का की बुक द मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 3 चैप्टर्स की इस किताब में फ्रांज काफ्का की बुक मेटामॉर्फोसिस के अंदर जिस तरह ग्रेगर सेम्सा चेंज हुआ, जिस इंसेक्ट के अंदर उसकी शेप इस किताब में कुछ इस तरह ड्रॉ की गई। ग्रेगर सेम्सा जिस वक्त उठते हैं तो वो महसूस करते हैं कि वो अब मजीद काम पे नहीं जा सकते। इस कंडीशन में भी ग्रेगर सेम्सा जो है वो काम के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ही इज अ वर्कaholic मैन। और ये एक ट्रेवल सेल्समैन है और इनको ये एहसास होता है कि अगर ये वक्त पे ना पहुंचे तो जो इनके बॉस हैं ऑफिस में वो इनके बारे में बातें करें। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इनके जो बॉस होते हैं वो समझते हैं कि ग्रेगर सेम्सा आज नहीं आए ऑफिस, तो इसकी वजह यही है कि ग्रेगर सेम्सा जो है कोई ना कोई बहाना कर रहे हैं। और ये सोचते हुए ग्रेगर सेम्सा के घर जा पहुंचते हैं। अब वो उनसे पूछते हैं ग्रेगर सेम्सा किधर है। ग्रेगर सेम्सा उनसे खुद मिलना भी चाहता है, लेकिन मुसीबत ये है कि वो ही हैज टर्न्ड इनटू अ बग। और आप उस बंदे की फीलिंग का एहसास करें जो कि बग में कन्वर्ट हो गया। खैर, किसी ना किसी तरह ग्रेगर सेम्सा जो है दरवाजा खोल के बाहर आते हैं और सामने उनके मैनेजर खड़े होते हैं और साथ उनकी वालदा, उनकी मदर, उनका फादर और उसकी बहन ग्रेटा। वो जब इसको देखते हैं वो डर जाते हैं और उनके मैनेजर मजीद इससे कि कोई बास पुस करता वो वापस भाग जाते हैं। ग्रेगर सेम्सा बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद जो हैं या उनके जो फादर हैं वो उनको वापस कमरे में धकेल देते हैं। ग्रेगर सेम्सा ये समझते हैं कि मैं अपनी फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर हूँ, तो अगर मैं काम पे ना जा सका तो फैमिली कौन रन करे। इन सब कंडीशंस के बावजूद आप ये देखें कि ग्रेगर सेम्सा जिसमें बग में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अकेले हैं जो कि अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। इनके वालिद जो हैं उनको कारोबार में लॉस हुआ है और उनकी माली हालात इतने हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ग्रेगर वापस अपने कमरे में आते हैं। उनकी बहन जो उनसे बहुत प्यार करती हैं वो उनके लिए ब्रेकफास्ट रख देती हैं, लेकिन ग्रेगर सेम्सा महसूस करते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें उनको अब वो टेस्ट नहीं महसूस होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज टर्न्ड इनटू अ बग। और अब उनके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें टेस्ट नंबर 1 है वो चेंज हो चुका है। अब वो महसूस करते हैं वो ऐसी चीज़ें खाने की तलब हो रही है जो कि रॉटन हो। ग्रेगर सेम्सा अपनी लाइफ के साथ कम टू टर्म्स आने लगते हैं और वो महसूस करते हैं कि अब यही मेरा फ्यूचर है। उनकी बहन उनका ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेगर को हमेशा ये अफसरगी रहती है कि ये मेरी वजह से क्या, क्योंकि बाहर होने वाली जितनी बातें ग्रेगर के कानों में पड़ती रहती हैं। और ग्रेगर जो है वो इस एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि व्हाट एम आई, मैं क्या बन गया हूँ। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद वो किसी को ये समझा नहीं पाते कि वो सबकी बात सुन रहे हैं और कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा।
यहाँ मैं गालिब का एक शेर आपसे बयान करने की कोशिश करूंगा। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर आए न की। तो ग्रेगर की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि ग्रेगर जो है उसका दिल भर आता था, लेकिन मसला ये था कि वो अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता। यहाँ पे मैं आपको मैकबेथ की एक लाइन भी बताना चाहूंगा। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स is hour upon the stage, and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. ग्रेगर सेम्सा भी कुछ ऐसे ही महसूस करे, क्योंकि ये जो लाइंस हैं मैकबेथ की, ये ग्रेगर सेम्सा की लाइफ को जो वो फील कर रहे थे उनको पॉजिटिवली बयान करते। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ग्रेगर सेम्सा अपनी लाइफ के साथ साथ कुछ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी वक्त वॉल पे भी चढ़ जाते हैं। उनके कमरे में एक पेंटिंग लगी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। वो उस पेंटिंग के आसपास भी घूमते हैं। जब उनकी बहन कमरे में आती हैं वो छुपने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अब उनकी माँ और बहन ये महसूस करते हैं कि ग्रेगर सेम्सा जो है उनके कमरे में सामान गैर ज़रूरी पड़ा है, तो हमें इसको रिमूव करना चाहिए। और ये बात ग्रेगर सेम्सा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि जिस वक्त उनकी बहन उनके कमरे में आती है खाना वगैरह रखने, तो वो सोफे के पीछे छुप जाती है और वो काउच ही उनकी एक ऐसी एस्केप पॉड होती है, वो भी वहाँ से रिमूव होती है। खैर एक दिन ऐसा होता है कि इनके कमरे में जो है, जिस वक्त ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अपने घर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, इसी कॉकरोचिक फॉर्म में, कॉकरोच ही मैं बोलूँगा, इनके जो वालिद हैं वो उस दिन आ रहे हैं घर पे और वो बड़े गुस्से में हैं किसी वजह से। जाहिर है मुलाजमत पे कोई दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा, और उनकी वालदा और उनकी बहन जो डर के मारे और खौफ के मारे चीख रही हैं, तो इनके वालिद ये समझते हैं कि शायद ग्रेगर सेम्सा की वजह से ऐसा हुआ। तो वो एप्पल की जो सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एप्पल जो है वो उछाल देते हैं ग्रेगर सेम्सा की तरफ। ग्रेगर सेम्सा हैं तो इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनमें से एक एप्पल जो है ग्रेगर सेम्सा की बैक पे जाके लगता है और अच्छा खासा वहाँ जख्म नमदार हो जाता है। ग्रेगर जो है इन सब चीज़ों के बावजूद अपनी फैमिली के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं, अपनी बहन के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अब इनके घर वाले ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, कि ग्रेगर सेम्सा जो है अब वो तो हमारा जो अर्निंग है उसका क्या बनेगा, और इनके घर के फाइनेंशियल हालात भी ऐसे अच्छे नहीं होते। तो ये कहते हैं कि हम क्यों ना इस पोर्शन को जो है रेंट आउट कर दें। तो वो वहाँ पे 3 लोगों को रेंट आउट कर देते हैं ये पोर्शन। और एक दिन इनकी सिस्टर जो है वो उनके लिए ऑर्गन प्ले कर रही होती हैं। ग्रेगर सेम्सा भी जो हैं उस ऑर्गन को बड़ा एंजॉय करते हैं सुन के, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते हुए, क्रॉल ही बोलूँगा मैं क्योंकि बिकॉज ही इज एन इंसेक्ट, और क्रॉल करते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। तो उनमें से जो एक टेनेंट होता है वो ग्रेगर सेम्सा को देख लेता है और वो डर जाता है, खौफजदा हो जाता है इतना बड़ा इंसेक्ट देख के। तो ग्रेगर सेम्सा जो है उनको डराना नहीं चाहता, लेकिन उसकी अपीयरेंस ऐसी है कि वो डर जाता है, और वो ये कहते हैं कि अब हम इस घर में मजीद नहीं रहेंगे, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर क्लीनलीनेस। और उनके जो वालिद होते हैं उन मेहमानों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेहमान वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे इनकी फैमिली की वो स्टेज आ जाती है कि वो कहते हैं कि यार ये बंदा अब ये हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, बर्डन बन गया। और इसकी बहन भी ये समझती है कि हमें जो है अब इस कीड़े के साथ रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, इसकी बहन भी एक दिन ये अनाउंस कर देती है कि अब हम इसके साथ मजीद नहीं रह सकते। इस दौरान ग्रेगर सेम्सा जो है उनका वूंड जो है, जो वो एप्पल लगने से वो जख्मी हुए थे, वो मजीद गहरा हो जाता है। और इसी तरह इसी सोच बाजार में कि मेरी फैमिली के लुक आफ्टर कौन करेगा, और किस तरह मुझे लोगों ने पुश बैक किया है, वॉल के साथ लगा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ग्रेगर सेम्सा जो है इन्हीं सोचों में सुबह उठते हैं तो वो मर चुके हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस की कहानी थी दोस्तों, जिसमें ग्रेगर सेम्सा के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने बयान किया। बेसिकली इस कहानी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें एब्सर्डिज्म का एलिमेंट बहुत नुमाया है। फिर इसका नाम मेटामॉर्फोसिस, काफका इस क्या चीज़। मेटामॉर्फोसिस से मुराद है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक बहुत बड़े बग में चेंज हो गए। और एब्सर्डिटी ये है इसके अंदर कि फ्रांस काफका ने एक एब्सर्ड चीज़ के इर्द गिर्द वीविंग की है, पूरी स्टोरी वीव की है। मतलब यू हैव टर्न्ड इनटू अ कॉकरोच, और उसके बावजूद आपकी फीलिंग है
तो ये काम फ्रांस काफ्का ही कर सकता था। ये उसकी ब्रिलियंस थी जो उसने ये सारा कुछ करके बताया कि आप लोग अपीयरेंस पे जाते हैं, लेकिन आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या सोचें, उसको वो नहीं देख सकते। और यही मेटामॉर्फोसिस का मेन थी। इनकी राइटिंग को काफ्का से डिनोट किया जाता है कि मतलब काफ्का की जो राइटिंग्स हैं वो ही काफ्का कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आता। अब जिस तरह ग्रेगर सेम्सा है, वो अपनी फैमिली के लिए रोजाना काम पे निकलता है और वो महसूस करता है कि मेरे साथ क्या हो चुका है, तो वो एक सिचुएशन में फंस गया। अब याद कीजिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोविड-19 में बहुत सी दुनिया के जो चीजें थी चेंज हो गई और लोगों की जॉब्स चली गई, एक्सेप्ट वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। लेकिन ग्रेगर सेम्सा के साथ इस तरह नहीं था। उसको पता था मेरी जॉब चली गई है, और जिस वक्त उसकी जॉब चली गई वो अपने घर वालों के लिए बोझ बन गई। और यहीं पे फ्रांस काफ्का का ये नावल, जो कि 100-150 साल पहले लिखा था, उसकी मॉडर्न डे के साथ रेलेवेंस यही है कि आज भी अगर कोई शख्स एलियनेट हो जाता है, या इस तरह जिस तरह मैंने आपको कोविड-19 की मिसाल दी, या कोई यंगर जनरेशन है जो ग्रो कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं किसी मैच्योर इंसान में, तो वो इन्हीं सवालों से गुजरते हैं, व्हाट एम आई। तो यही फ्रांस काफ्का की ब्रिलियंस है कि आज 100 साल बाद भी उनका जो नॉवल है वो रेलेवेंट है। और हम इन चीजों से ये नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं कि देयर इज नो एंड टू द मीनिंगलेस ऑफ लाइफ। और यही काफ्काएस्क है, यही मेटामॉर्फोसिस है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप इसमें से दूसरा पहलू निकालें, तो फ्रांस काफ्का ने आपको ऐसे लोगों की स्टोरी बताने की कोशिश की है जो खामोशी से सोसाइटी में अपना काम कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर वो कुछ ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए एक लूज सी चीज बन जाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, और सारे उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें सोसाइटी में ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो फ्रांस काफ्का जैसे ब्रिलियंट राइटर्स की राइटिंग के थ्रू हमें पता लगता है। तो हम इसमें से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये मेरी एक चीज थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो जरूर लिखिए। अगर इसके अलावा आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी आप लिखिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके सामने नेक्स्ट बुक का रिव्यू लेके हाजिर होऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट्स का शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।